नहीं मधु, अब कुछ नहीं सोचना, अब बस करना है। बहुत सोच लिया, बहुत प्यार कर लिया, अब मुझे आगे बढ़ना है और मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये सब तो ठीक है, लेकिन प्राची, लेकिन कुछ नहीं मधु, प्राची को जाने से मत रोको। निखिल ने मधु की बात बीच में काटते हुए कहा। लेकिन वो जाएगी कहाँ? तुम टेंशन नहीं लो, इन सब के लिए आरव है ना। मेरी आरव से बात हो गई है, वो अपना नया शोरूम वहीं खोलने वाला है और वो वहाँ प्राची के रहने का इंतजाम कर देगा और प्राची को अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाकर उसकी IAS की कोचिंग भी पूरी करवा देगा। आरव पर तो भरोसा है ना? भरोसे वाली बात नहीं है। देखो मधु, कमजोर मत बनो, मुझे कुछ नहीं होगा, प्राची ने मधु को समझाकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा। निखिल और मधु दोनों समझ गए थे कि अब प्राची रुकेगी नहीं, इसीलिए उसे रोकना बेफिजूली था। इधर अमन ये सोचकर हैरान था कि प्राची सगाई से ऐसे क्यों भाग गई। हालांकि अमन की सगाई पूजा से हो चुकी थी और अब 2 महीने बाद उनकी शादी भी फिक्स हो गई थी। प्राची के जाने की बात किसी को नहीं पता थी। कोई नहीं जानता था कि प्राची कहाँ है, क्यों है, कैसी है। अगले दिन प्राची दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना हो गई। प्राची 2 दिन तक कंपनी नहीं आई तो अमन ने कई बार उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ गया। सब लोग प्राची से ना आने से बहुत हैरान थे, क्योंकि प्रेजेंटेशन और डिजाइनिंग का काम प्राची ही संभालती थी और उसके ना आने की वजह से कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अमन ने गुस्से में निखिल को अपने केबिन में बुलाते हुए कहा, प्राची कहाँ है? वो ये कैसे कर सकती है कि मुझे बिना इन्फॉर्म किए इतना एब्सेंट हो जाए? वो कैसे कर सकती है? निखिल ने अमन के गुस्से को देखकर उस पे बड़े प्यार से जवाब देते हुए कहा, जैसे कि प्राची ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था तो उसके मुताबिक अब 6 महीने हो चुके हैं और अब वो इस कंपनी को छोड़ सकती है और ऐसा ही हुआ है। वो ये कंपनी छोड़कर जा चुकी है। अमन ये सुनकर चौंक गया। क्या कह रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए हो जो कुछ भी बोले जा रहे हो? मैं उसे अभी बुलाता हूँ। अब वो आपके बुलाने से भी नहीं आएगी, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई है आपकी जिंदगी से बहुत दूर। अब खुश रहिए आप उसका दिल तोड़कर। निखिल ने अमन को बॉस की तरह इज्जत देते हुए एक वर्कर की हैसियत से उसी लिहाजे में कहा। पर वो गई कहाँ है और क्यों, ये आप पूछ रहे हैं? आपको तो ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि वो क्यों गई है। और अगर अब आपका दिल उसे रुलाकर, उसका दिल दुखाकर भर गया हो तो उसे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। निखिल गुस्से में इतना कहकर खुद भी कंपनी छोड़कर चला गया। अब 1 साल बाद पिछले 1 साल में प्राची ने खुद को काफी बदल लिया था। सलवार सूट पहनने वाली लड़की अब जीन्स टॉप में घुमा करती थी। 1 साल पहले जिस प्राची को जगह जगह जाने के लिए ऑटो पकड़नी पड़ती थी, उस प्राची के पास आज खुद की 2 कारें थी। वो अब इंदौर में IAS की कोचिंग कर रही थी और इसी के साथ साथ उसने आरव के साथ मिलकर अपना एक शोरूम खोला था, जिसमें उसने अब तक की कमाई सारी जमा पूंजी इन्वेस्ट कर दी थी। वो पार्टनरशिप में आरव के साथ ये बिजनेस कर रही थी। आरव और प्राची दोनों साथ साथ इंदौर में ही रह रहे थे और इनके बीच आज भी वही दोस्ती कायम थी जो 1 साल पहले हुआ करती थी। आज भी ये दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते थे। प्राची एक फ्लैट किराए पर लेकर रह रही थी और आरव ने अपना खुद का बिजनेस सेटल कर इंदौर में ही घर बनवा लिया था। अब उसकी फैमिली भी इंदौर में ही रहती थी। आरव ने अभी तक शादी नहीं की थी और उसने शादी इस वजह से नहीं की थी कि उसे प्राची पसंद थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पहले प्राची को सेटल होते देखना चाहता था। इसी के बाद वो अपनी शादी करना चाहता था। बड़े से शोरूम में वो प्राची ओनर की सीट पर बैठी हुई थी और उसके सामने लंबी सी टेबल पर 6 से 7 आदमी जो उसी के शोरूम के मैनेजर के वर्कर थे। प्राची उन सबकी ओर देखकर बोलती है, हमें इस प्रोजेक्ट में कम से कम 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना होगा। प्राची के जस्ट बगल में बैठा आरव प्राची की बात सुनकर चौंक कर सवाल करता है, ये क्या कह रही हो मिस प्राची? तुम कैसे इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हो? यस, आरव सर इज राइट। वहीं बैठे आदमियों में से मैनेजर आरव को सपोर्ट करते हुए बोलता है, देखो आप सब मेरी बात ध्यान से सुनो। शोरूम अगर हमें अच्छी मार्केटिंग पर चाहिए तो हमें इस पर इन्वेस्ट तो करना ही होगा ना। और फिर 2 दिन बाद हमारी नई मारुति हाइक लॉन्च होने वाली है। इंडिया के काफी अच्छे मिलियनियर्स इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मुझे पक्का यकीन है इसके लॉन्च होते ही ये अच्छी मार्केटिंग कर जाएगी। ये सब तो ठीक है, बट कुछ नहीं। मीटिंग इज ओवर। प्राची आरव की बात काट कर मीटिंग ओवर करने का ऑर्डर देती है। प्राची का ऑर्डर सुनकर सारे वर्कर्स व मैनेजर
मैनेजर चले जाते हैं। उनके जाते ही आरव गुस्से में प्राची की ओर देखकर बोलता है, यार मीटिंग ओवर करने की इतनी जल्दी क्या थी, कम से कम मेरी बात तो सुन लेती। तुम यही कहने वाले थे ना कि लास्ट 30 डेज की टोटल इनकम सेल 15 करोड़ है और हम 10 करोड़ अकेले इस प्रोजेक्ट में कैसे लगाएंगे। प्राची फाइल में से पेन उठाकर अपने कानों ऊपर पेन लगाते हुए बोली, अरे वाह क्या बात है, बिना कहे तुम मेरी बात कैसे समझ जाती हो। टैलेंट है। तो बताओ फिर कैसे करेंगे हम ये सब। बताऊंगी, पर पहले उठो और चलो मुझे कॉफी पिलाने ले चलो। अब कॉफी कहाँ बीच में आ गई। तुम प्राची बिल्कुल कभी नहीं बदलोगी, जैसे पहले थी आज भी वैसी हो। ले चल रहे हो या नहीं। प्राची ने मुंह सड़ाते हुए कहा, अरे बिल्कुल बिल्कुल, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि आपके ऑर्डर की तौहीन कर सकूं। आरव ने हंसते हुए कहा और अपनी गाड़ी में बैठकर प्राची को कॉफी पिलाने रेस्टोरेंट ले गया। अमन के जाने के बाद आरव ने एक दोस्त के नाते प्राची को बहुत अच्छी तरह संभाला था। प्राची और आरव दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते थे। वो बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। प्राची तो पहले से ही तेज दिमाग की थी, पर आरव का साथ उसे मिल गया था। दोनों मिलकर इस शोरूम को बहुत ही अच्छी मार्केटिंग के साथ चला रहे थे और जल्द ही इस बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने वाले थे। प्राची इंदौर में रहकर अपनी IAS की कोचिंग भी कर रही थी। अपने सपने पर प्राची का पूरा ध्यान था। अब ज्यादातर उसका फोकस अपनी कोचिंग पर रहता था। वो जल्द से जल्द कोचिंग करके IAS का टेस्ट पास करना चाहते थे। आज आरव और प्राची के शोरूम में न्यू मारुति हाइक की लॉन्चिंग थी। इस मारुति लॉन्चिंग में इंडिया से काफी बड़े बड़े लोग आए थे। अब आगे क्या होता है और ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।